आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? सनाया ने आहान से कहा। आहान सनाया की बात सुनकर आहान दंग रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि सनाया किस असलियत और सच की बात कर रही थी। इसलिए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सनाया की तरफ देखने लगा। सनाया ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम, आहान आपको बताने के लिए नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्प्रिंग कॉरपोरेशन का जो सीईओ है ना, वो आहान का कॉलेज के टाइम का दोस्त है। मैं तो चाचा जी की ओर से और सोरे को घर पर देखकर हैरान ही रह गई थी, मगर बाद में मुझे याद आया कि आहान तो यश मेहरा का दोस्त है। ज़रूर आहान ने ही यश से मदद मांगी होगी और मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। जिस मासूमियत के साथ सनाया आहान की तरफ देख रही थी, उसे देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। अपनी बेटी की ये कही बात सुनकर मिसेज यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, क्या दोस्त हैं? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया और तुम हो कि कुछ नहीं कमाते, ऐसा क्यों? वैसे अगर तुम दोनों इतने पुराने दोस्त हो तो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? अपनी सासू माँ के इतने सारे सवाल सुनकर आहान ने बहुत ही सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, जी वो कॉलेज के दिनों में मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी थी, इसी वजह से हम पक्के दोस्त हैं। आहान का बहाना तो काफ़ी अच्छा था, मगर मिसिज यामिनी गिल कभी भी अपने दामाद से खुश ही नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने आहान को डांट लगाते हुए कहा, अब ये भी कोई सेफ सजेशन नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हारा उस सीईओ से झगड़ा हो गया तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम सनाया को डिवोर्स देकर चले जाना, अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आहान ने ये बात सुनी तो हंसने लगा। उसने अपनी सासू माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, मॉम आप परेशान मत होइए, उसने मुझे वादा किया है सब सही हो जाएगा। आहान की बात सुनकर मिसेज यामिनी गिल वहाँ से चली गई। जाते उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये आहान भी उस यश मेहरा की तरह होता तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब जो भी है मेरा दामाद है, उसे सहना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं थी कि मिसेज यामिनी गिल आहान को नापसंद करती थी, मगर उन्हें लगता था कि उनकी सनाया के कॉम्प्रोमाइज़ में आहान कुछ भी नहीं था। अब बेचारी मिसेज यामिनी गिल को कहाँ पता था कि आहान यश मेहरा की तरह नहीं, उसका भी बॉस था। मिसेज यामिनी गिल के बाद आहान ने सनाया की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह पूरे गिल परिवार और उसके एम्प्लॉयज़ को इस बात का पता चल गया कि सनाया ने वापस आने की क्या शर्त रखी थी। आनंद गिल से माफ़ी मंगवाने की सनाया की हिम्मत को देखकर सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। गिल परिवार में आनंद गिल उन सब के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके सभी पर कहीं सारे एहसान थे। और दूसरी तरफ सनाया वो एक बेवकूफ़ लड़की थी जिसने एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी की थी। वह लड़का जो ना ही कुछ कमाने के लायक था और ना ही अपनी बीवी को संभालने के, मगर फिर भी किसे पता था कि असल में सच्चाई क्या थी। सुबह से मिसेज यामिनी गिल को उनके रिश्तेदारों के कॉल आ रहे थे जो उन्हें भला बुरा सुना रहे थे। अब तो मिसेज यामिनी गिल और सनाया परेशान हो गई थी कि तभी डोरबेल बजने लगी। सनाया देखो ना, तुम्हारे उस निकम्मे आहान की वजह से सब घर पर हमसे झगड़ा करने आ रहे हैं। इस लड़के को तो मैं आज, ये कहते हुए मिसेज यामिनी गिल ने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। सनाया भी इस डर से बाहर आ गई कि कोई उनकी मॉम को बातें ना सुना दे, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर खुद आनंद गिल खड़े थे। आज पहली बार पूरी ज़िंदगी में पहली बार आनंद गिल अपने छोटे बेटे के घर आए थे। सनाया इस बात से हैरान थी। उसने देखा कि उसके दादाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ नीरज गिल, शौर्य, शगुन और उसके पापा प्रकाश गिल भी मौजूद थे। उन सबको देखकर सनाया और मिसेज यामिनी गिल के दिल में तहलका मचा हुआ था, लेकिन आहान वो इस तरह क्लेम था कि ये सब होने की उसे पहले से ही उम्मीद थी। वो जानता था कि आनंद गिल के पास हार मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भले ही गिल परिवार के लोगों की नज़रों में आनंद गिल एक बहुत ही कामयाब
और अच्छा इंसान था, लेकिन आहान के लिए वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था जो ज़रूरत आने पर उसी के सामने झुक जाए। किसे मारने की साजिश कर रहा हो, इसकी वजह से आहान के लिए आनंद गिल का वहां आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे ही आनंद गिल ने घर के अंदर अपने कदम रखे, वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगे। सनाया और मिसेज यामिनी गिल की हैरानी उन्होंने देख रही थी, जो कि जाहिर सी बात थी। मगर जब आनंद गिल की नज़रें आहान की नज़रों से जाकर मिली तो वो दंग रह गए। आहान की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, उल्टा वो आनंद गिल की तरफ इस तरह देख रहा था मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आनंद गिल ने मन ही मन में कहा, आज कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। जब उस दिन आहान ने कहा था कि हमें सनाया को दुख पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत नहीं कह रहा था। एक पल के लिए आनंद गिल के माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। वो आज एक बात जान गए थे कि आहान 3 साल से सोया हुआ एक शेर था, एक बहुत ही खतरनाक शेर, जिसे जगाना उनके लिए बहुत जिल्लत लेकर आया था। आनंद गिल अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने जाकर सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आहान ने गिल परिवार में शादी क्यों की, और अगर की भी तो वो 3 साल से ऐसे क्यों जी रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। जो लड़का मुझे किसी से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये गिल परिवार का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो ये लड़का तोप के बारूद से कम नहीं। इस लड़के के अंदर सिर्फ टैलेंट और होशियारी नहीं, बहुत सब्र भी है, जिसके चलते ये ज़िंदगी में हर जिंग को जीतने की ताकत रखता है। इस सब के बारे में सोचते हुए आनंद गिल इतने घबराए हुए थे कि आहान की तरफ देखने से भी डर रहे थे। तभी मिसेस यामिनी गिल ने आनंद गिल के पेट छूकर कहा, पापा जी आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अपनी बहू की बात सुनकर आनंद गिल अपने होश में वापस लौटे और उन्होंने कहा, नहीं यामिनी, कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने अपनी नज़रें सनाया पर रोकी और उससे बोले, सनाया बेटा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर ऑफिस वापस आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि बीती बातों को पीछे छोड़कर स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील को अच्छे से संभाल लोगी। अब जब उन्होंने इतना कहा था तो सनाया मना करके रूड नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात पर हामी भर दी। अब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आनंद गिल ने माफ़ी मांगी थी या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही होशियारी से खुद सनाया को वापस लौटने के लिए मना किया था। अगर फिर भी आहान उन्हें सनाया से माफ़ी मांगने के लिए इंस्टीट करता तो ये उसका बचपना होता। इस वजह से आहान ने कुछ नहीं कहा। सनाया की हामी को जानने के बाद आनंद गिल तुरंत मंदिर जाने का बहाना बनाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी की तरफ अपसेट माइंड्स होकर देखा और उससे सवाल करते हुए बोली, सनाया बेटा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में तुम्हारे दादाजी ने स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है? अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए सनाया की आंखें चमकने लगी। उसने बहुत ही खुश होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम, ये कोई सपना नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट मेरा है। अपनी बात कहने के बाद सनाया ने आहान की तरफ देखा। आहान ने उससे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन सनाया ये अच्छे से जानती थी कि यह सब सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से ही हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल को भी अब आहान से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो अपने दामाद से बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी। आज तक पापा जी कभी भी हमारे घर नहीं आए थे, मगर इस बार वो आए भी और सनाया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी। सच में आहान को मानना पड़ेगा, मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा। सबके जाने के बाद आहान किचन में गया और ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। आहान के लिए सब कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके एक कॉल से ये पूरा काम हो गया था। आहान को अब एक बात की तसल्ली हो गई थी कि आगे से नीरज गिल हो या शौर्य और सगुन, कोई भी सनाया को परेशान करने से पहले 10 बार सोचने वाले थे।
ब्रेकफास्ट करने के बाद सनाया सीधे स्प्रिंग कॉरपोरेशन के ऑफिस गई और यश मेहरा के साथ मीटिंग के बाद इस डील पर अपना काम ऑफिशियली शुरू हो गया। 2 दिनों के बाद आनंद गिल ने इस डील के मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया। इस पार्टी के दरमियान पूरे शिमला शहर के सामने इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि सनाया गिल को स्प्रिंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। इस पार्टी की वजह से सनाया कई लोगों के अटेंशन का शिकार बन गई थी। शिमला के बिजनेस सर्किल में हर कोई सनाया के नाम के ही चर्चे कर रहा था। बहुत लोग जानते थे कि गिल कंस्ट्रक्शन की नई सीईओ कितनी होशियार है, उतनी ही खूबसूरत भी है। शहर के बड़े बड़े फैमिलीज़ के बेटे सनाया में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही ये बात बाहर आ गई कि सनाया की 3 साल पहले ही शादी हो गई थी। कुछ लोग आहान को गोल्ड डाइगर कह कर बुला रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ही लकी इंसान था। आहान खुद नहीं जानता कि इन सारे गोसेस पर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, मगर सनाया की वजह से पूरे शिमला में गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई बहुत फेमस हो गया था। पार्टी के अगले दिन सनाया ने छुट्टी ले ली और सुबह सुबह वो आहान के कमरे में आ गई। आहान अपने रूम में कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि सनाया आई थी तो उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या आपको भी कॉफ़ी पीनी है? मैं भी ले आता हूँ। आहान के इस सवाल को सुनकर सनाया ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? आहान ने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर सनाया की तरफ बढ़ा दिया और हंसते हुए बोला, सनाया, आपकी पार्टी ने मुझे जाना माना गोल्ड डिज़ाइनर बना दिया। आहान ने ये बात बस मजाक में ही कही थी, लेकिन जब सनाया ने यह बात सुनी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। सनाया ने देखा कि न्यूज़पेपर में पार्टी में खींची हुई कई सारे फ़ोटोज़ थी और उसमें सनाया के साथ साथ आहान का भी जिक्र किया गया था, मगर ये जिक्र कुछ पॉजिटिव नहीं था, बल्कि आहान के बारे में भली बुरी बातें लिखी गई थी। ये देखकर सनाया का मुंह बन गया और उसने मन ही मन में कहा, इस न्यूज़पेपर को अब एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई आहान के बारे में ऐसा सब कुछ लिखने की। फिर सनाया ने आहान की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आहान, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सच में ये मीडिया वाले तो बस राई का पहाड़ बनाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। आहान ने से ये सब कुछ कहते हुए सनाया की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर आहान को बहुत ही अच्छा लगा कि सनाया अब उसके बारे में सोचने लगी थी। वो आहान की फीलिंग्स को कंसिडर करने लगी थी, इसलिए आहान बहुत खुश था, लेकिन वो सनाया को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सनाया से कहा, सनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके कंधों पर काम की बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? सनाया को ये जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी, तो इसलिए सनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। सनाया का जवाब जानने के बाद आहान ने अपना कॉफ़ी का कप पकड़ा और कॉफ़ी का एक एक सिप लेने लगा। सनाया का ध्यान न्यूज़पेपर से हट गया और एकदम से उसकी नज़र आहान के गले पर पड़ी। एक एक सिप के साथ आहान के एडम्स एप्पल में से जो मूवमेंट हो रही थी उसे देखकर सनाया की आंखें वहीं टिक गई। उसकी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सनाया की धड़कनें तेज़ होने लगी और सांस आना मुश्किल हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? नज़रें हटाओ सनाया, नज़रें हटाओ, कहीं और देखो, सनाया ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा, लेकिन फिर भी सनाया का ध्यान अभी भी आहान के गले पर ही था। कुछ सेकंड के बाद फाइनली आहान की कॉफ़ी ख़त्म हुई और उसने सनाया की तरफ देखा। आप मुझे घूर क्यों रही हैं? आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से सनाया ने अपनी नज़रें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। सनाया को याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है। क्या सनाया के दिल में आहान के लिए फीलिंग पैदा हो रही थी? कौन आ रहा था? क्या उस इंसान के आने से आहान की मुसीबतें बढ़ने वाली थी? आप मुझे घूर क्यों रही हैं?
आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से सनाया ने अपनी नज़रें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। सनाया को फिर याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है। एकदम से सनाया का ऐसा रिएक्शन देखकर आहान ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज से देखा और कहा, कौन कौन आ रही है? आहान ने पूछा तो सनाया ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमें एयरपोर्ट जाना है, वो आ रही है, रूपल। सनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नज़र आ रही थी। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई हैं? लेकिन वो क्यों आ रही हैं? आहान के से वैड रिएक्शन को देखकर सनाया ने उससे पूछा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही हैं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आहान ने सनाया की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और मन ही मन में बोला, आने वाले दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो वो मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता ही थी। रूपल सनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस यामिनी गिल की तरह ही रूपल गुप्ता को भी आहान से बहुत चिढ़ती। 3 साल पहले सनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और सनाया की शादी के लिए अपना ऑप्शन बिना डरे दिखाया। जब आहान एयरपोर्ट जाने के लिए बेमन से तैयार हो रहा था, एकदम से उसे उसकी रात वाला दिन याद आ गया। शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात के रूम को सजाने के लिए कहा था और सनाया का रूम तरह तरह के फूल और कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज़्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस सनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपल इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने सनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्रिप्टिज क्लब में ले जाकर नचवाएगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वह आहान से इतनी नफ़रत करती थी कि उससे ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ़ होंगे तो वो दोनों बार आहान का ही कत्ल करेगी। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। आहान ने अपने बाल बनाते हुए मन ही मन में कहा, कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए, लेकिन अब जब वो चुड़ैल वापस आ रही है तो मुझे हर मुमकिन बुरी सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर के बाद आहान और सनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुँचे। करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपनी सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हिल्स में चलते हुए आहान और सनाया के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल सनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर है कि वो हर मामले में सनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का औरार था। रूपल ने अपनी सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए सनाया के पास गई। सनाया ने भी एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए रूपल ने इमोशनल होकर सनाया के गालों पर किस कर लिया। आहान को इस सब की आदत पहले से ही हो गई थी। आहान को तो इस बात को सोचकर ही अजीब लगता कि अगर रूपल एक लड़का होती तो अब तक सनाया के लिए उसने आहान की जान ले ली होती। सनाया का चेहरा भी लाल हो रहा था। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रूपल। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सनाया से कहा, क्या ऐसी बात है तो क्यों ना आज रात हम एक साथ सोएं जैसे तुम्हारी शादी से पहले सोते थे। रूपल की ये बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसने कहा, रूपल,
थोड़ी सीरियस हो जाओ, अब हमारी उम्र क्या है। सनाया एक बहुत ही डिसेंट लड़की थी, उसे ऐसी बातें सुनकर बहुत ही जल्दी शर्म आ जाती थी। मगर रूपल वो तो सनाया से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने सनाया को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं सीरियस नहीं लग रही? 3 साल से तुम हर रोज़ अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, एक रात से क्या हो जाएगा? जैसा कि रूपल चाहती थी, सनाया अनकाउंट वर्ड फील करने लगी और उसने रूपल को डांट लगाते हुए कहा, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सनाया ने नाराज़ होने का दिखावा करते हुए कहा। अगले ही पल सनाया की नज़र आहान पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, और सनाया का चेहरा पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया। रूपल एक बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी, जिसे किसी के सुनने या सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रूपल ने फिर सनाया से कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉरपोरेशन के कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट हैंड कर रही हो। कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, तेरी बेस्ट फ्रेंड को तो बहुत सक्सेसफुल बन गई है। ये सुनकर सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपल से कहा, अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आहान ने मेरी मदद की, इस वजह से। सनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। सनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की? सनाया, अब मेरे साथ मजाक तो मत करो, बात स्प्रिंग कॉरपोरेशन की है, बैंक के में चेक जमा करवाने की नहीं। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। आहान ने नॉर्मल होने का प्रेटेंड करते हुए मन ही मन में कहा, उफ़, अब मुझे इस सब की आदत कर लेनी चाहिए। ये चुड़ैल मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। रूपल की बात सुनकर सनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कर पाता, रूपल ने एक्सग्रेड करते हुए कहा, ओहो, तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तो तुम इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ लेती। ये सुनकर आहान की तो बोलते ही बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। सनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ा ही पड़ता। इसलिए सनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल, तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें। खाने का नाम सुनकर रूपल की आंखें चमकने लगी। उसने सनाया से कहा, हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो बस यहाँ का लजीज खाना ही है। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। अपनी बात कहते हुए रूपल ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और आहान को हुक्म देने के अंदाज में बोली, ओए, तुम अभी वहाँ खड़े क्यों कर रहे हो? यहाँ आओ और यहाँ मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि सनाया उतना भारी सूटकेस उठाए? आहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू किया। जब फाइनली आहान थोड़ा पीछे रह गया तो रूपल ने सनाया से धीमी आवाज़ में सवाल करते हुए कहा, सनाया, क्या तुम दोनों के बीच में वो हो गया? सनाया अच्छे से समझ गई थी कि रूपल क्या पूछना चाहती थी, मगर उसने अनजान बनते हुए कहा, वो क्या? रूपल ने रिसेंटली होकर सनाया से कहा, वो जो 3 सालों में कम से कम 300 बार तो हो ही जाना चाहिए। रूपल की इतनी डायरेक्ट बातें सुनकर सनाया शर्मा गई और उसने रूपल से जवाब में कुछ भी नहीं कहा। रूपल अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए सनाया के एक्सप्रेशन को देखकर रूपल समझ गई और उसने हैरान लगते हुए कहा, क्या अब तक नहीं हुआ? मतलब तुमने अभी तक? रूपल ने अपनी बात को पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़ दिया। सनाया को अब इतनी शर्म आ रही थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने बहाना बनाते हुए रूपल से कहा, वो उसके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। सनाया की बातें कहीं और चल सकती थी, मगर वो रूपल को बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। रूपल ने सनाया से कहा, सनाया मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है?
और वैसे भी इसमें तैयार होने के लिए है ही क्या। मैंने ऐसा पहला कपल देखा है जो शादी के 3 साल बाद भी कुछ नहीं कर रहा। सनाया सच सच बताओ, क्या आहान के साथ कोई प्रॉब्लम है? अपना आखिरी सवाल पूछते हुए रूपल भर सीरियस हो गई। मगर सनाया ने बिना एक पल गवाए तुरंत कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? आज सुबह ही उसकी एक छोटी सी हरकत ने सनाया की धड़कनें तेज़ कर दी थी। आहान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जवाब मिलने के बाद रूपल का दूसरा सवाल तैयार था। उसने सनाया से पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? यू नाउ, उस तरह से रोमांटिकली, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम इतने सालों तक रुकते ही नहीं। अब सनाया चलते चलते रुक गई और उसने रूपल से कहा, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो क्या वो करना ज़रूरी है? भले ही सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस सवाल से उसका मतलब साफ था। वो आहान को नापसंद नहीं करती थी। रूपल ने भी सनाया को डायरेक्टली कहा, अच्छा जी, तो अगर उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है तो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही सनाया ने अपने होंठ आपस में दबा लिए और खामोश हो गई। इस बारे में सोचते हुए सनाया ने मन ही मन में कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। आहान को पसंद ना करना मुश्किल है। जितनी वो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। और जबकि उसे मेरी इतनी फ़िक्र है तो मतलब आहान भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो कुछ कर क्यों नहीं सकता? मैंने उस दिन कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी आहान को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उसके बेड पर चढ़ जाऊं? एक मिनट, क्या आहान को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं क्या? अरे यार, अब मैं क्या करूं? एक के बाद एक सनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल और सवाल आ रहे थे, लेकिन सनाया के पास उनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। सनाया जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही शर्मा भी रही थी, लेकिन फिर उसने अपना मन पक्का कर लिया। सनाया ने ठान लिया कि आज घर जाने के बाद वो इस मैटर को सोल्व करके ही दम लेगी। रूपल का इस सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। सनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, सनाया, अब जब तुम उस आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और ख़ानदानी लड़कों से मिलवाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल के कंटिन्यू बकबक सुनने के बाद सनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई तो सनाया का मुंह बन गया। अब सनाया का सब्र ख़त्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल ज़रा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एट लास्ट। तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गई? सनाया ने अपनी ये बात बहुत ही सीरियस अंदाज में कही थी। ये कहकर सनाया आगे बढ़ने लगी, मगर रूपल इतने जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। उसने सनाया को अप्रोच किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, सनाया, उस आहान में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती? इस पॉइंट पर रूपल गुस्सा लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि स्टेटस हो या एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो या सोशल इमेज, आहान कहीं पर भी सनाया की बराबरी नहीं कर सकता था। तो आहान उसे इतना क्यों चाहती थी? सनाया भी। रूपल का सवाल सुनने के बाद एकदम से सनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने आहान के बारे में सोचते हुए रूपल से कहा, आहान में कहीं सारी कमियां होगी। सबकी नज़रों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है। और अगर डिज़र्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिज़र्व नहीं करती। जैसे ही सनाया की बात ख़त्म हुई उसने एक जानी मानी आवाज़ में अपना नाम सुना। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आहान की थी। सनाया, रुकिए। क्या आहान ने सनाया की कई बातें सुन ली थी? और अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और सनाया अपनी अपनी फीलिंग को मान लेंगे?
सनाया रुकिए। जैसे ही सनाया ने आहान की आवाज़ सुनी वो दंग रह गई। सनाया ने अपने आप से ही कहा, मैं चाहती थी कि आहान इस बात की पहल करे, लेकिन लगता है कि उसने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। वैसे भी आज या कल उसे पता चलना ही था। जहाँ एक तरफ सनाया नर्वस होने के साथ ही राहत महसूस कर रही थी, वहाँ रूपल इस पूरी सिचुएशन से ही डिसपॉइंट थी। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, उफ सनाया, क्या तुम्हें पसंद करने के लिए कोई और नहीं मिला था? मैं धीरे धीरे इस ही शौक से बाहर आ रही थी कि तुमने इस गुड फॉर नोटिस लड़के के लिए फीलिंग है, और अब इस आहान को भी सब पता चल गया है। सनाया और रूपल को खामोश देखकर आहान ने उन दोनों से कहा, वो आप दोनों आगे कहाँ जा रही हैं? टैक्सी स्टैंड इस तरफ है। आहान की बात सुनकर दोनों लड़कियों की जान में जान आ गई। थोड़ी ही देर में वो तीनों एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गई। रूपल ने हिचकिचाहट के सवाल करते हुए कहा, सनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? सनाया ने रूपल की तरफ देखकर नाम में अपना सिर हिला दिया और बोली, तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रूपल को याद आया कि सनाया ने कभी भी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। इस वक्त रूपल और सनाया टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आहान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। रूपल ने आहान के कंधे को छूकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई कार नहीं है? आहान कुछ कह पाता इससे पहले ही सनाया कोई बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा, आहान, वो जब आहान ने देखा कि सनाया कुछ कह नहीं पा रही ही, तो उसने पीछे मुड़कर होस्टली जवाब दिया, नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज़ हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। रूपल की नाराज़गी सनाया से छिपी नहीं थी। ये बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आई। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग कॉरपोरेशन से मुझे पहला चेक मिलेगा, मैं आहान के लिए एक अच्छी सी कार खरीद लूँगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे लोगों के सामने नज़रें झुकानी पड़े। आहान ने मन ही मन में कहा। रूपल के साथ बात करते हुए वो लोग कब रिसोर्ट पहुंच गए पता ही नहीं चला। सनाया को पता ही नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। ये रेस्टोरेंट टिपिकली इंडियन खाने के लिए बहुत फेमस था। उस जगह को देखकर रूपल एक्साइटेड हो गई और सनाया के साथ आहान ने भी उसे फॉलो किया। प्राइडी रेस्टोरेंट की हर चीज़ इंडियन की रिच हिस्ट्री को डिफेंड कर रही थी। सनाया ने वहाँ के मैनेजर से पोलाइटली अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा। सनाया को ग्रेट करते हुए उस मैनेजर ने कहा, गुड आफ्टरनून मैडम, माफ़ कीजिए, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल हैं। सनाया ये सुनकर डिसपॉइंटेड हो गई, मगर रूपल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। उन तीनों लड़कों ने ब्रांडेड आउटफिट पहने हुए थे और उनमें से बहुत ही ट्रेडिशनल वेब्स आ रही थी। रूपल ने एकदम से रूपल की नज़र उनमें से किसी एक लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। रूपल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेम नामी लड़के को जानती थी। अपना नाम सुनकर वो टेल और हैंडसम लड़का मुड़ गया और इस तरह रूपल की तरफ देखने लगा जैसे कि वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। उसने रूपल से कहा, रूपल, तुम वापस कब लौटी? इस सवाल के जवाब में रूपल ने वापस में दूरी बनाते हुए कहा, बस अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। अपनी बात कहने के बाद प्रेम ने सनाया और आहान की तरफ देखा। ऑर्डिनरीनेस दिखने वाले आहान को प्रेम ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन प्रेम की नज़रें सनाया पर रुक गई। सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हाँ में भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है।
प्रेम ने जब यह बात सुनी तो वो खुश लगने लगा। उसने रूपल और उसके दोस्तों को अपने साथ प्राइवेट रूम इनवाइट करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया हुआ है और हम सब कुछ ही दोस्त हैं, तुम अगर चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। प्रेम ने अपनी ये बात हंसकर कैजुअली कही थी। सनाया ने जैसे ही ये बात सुनी वो मना करने वाली नहीं थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी। क्यों नहीं, हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही सनाया ने परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा। आहान समझ गया कि सनाया उसका ओपिनियन पूछ रही थी। वो सनाया का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए आहान ने हाँ में सर हिला दिया। सनाया को अपना ओपिनियन दे दिया। उसके बाद रूपल, सनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? रूपल ने फिर आहान और सनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रूपल ने बस सनाया के बारे में बताया और आहान को जानबूझकर मेंशन नहीं किया। आहान को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। आहान ने रूपल की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, रूपल, थोड़ी मैच्योर तो हो जाओ, PhD कर ली, लंदन घूम लिया, लेकिन अभी भी ये बचकानी हरकतें वैसी की वैसी। रूपल सोच रही है कि कुछ अमीर लड़कों से मिलाकर वो मुझे नीचा दिखा सकती हैं, लेकिन इस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक एक तरफ आहान का ध्यान रूपल के बचपने पर था, प्रेम की नज़रें सनाया के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिमला शहर में जिस सनाया गिल की बातें करते लोग थक नहीं रहे थे, वो लड़की इस वक्त प्रेम के सामने थी। जैसे ही अफवाहें थी, सनाया सच में ब्यूटी विद ब्रेन इस कहावत का चलता फिरता एग्जाम्पल थी। अब प्रेम से रहा नहीं गया और उसने कहा, हेलो मिस सनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा, मैं M ग्रुप्स का CEO हूँ। ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट में से एक है। सनाया ने जवाब में बस पोलाइटली अंदाज में हेलो कह दिया। प्रेम मल्होत्रा भी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस था। उसने अपने बाकी दो दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हाँ, राज हमारे शिमला के मयूर का बेटा है, और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आप सबने ज्वेलर्स ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोरेज ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोरेज पारस के ही हैं। जैसा कि रूपल, सनाया और आहान ने एक्सेप्ट किया था, ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त बैकग्राउंड से आए हुए थे। सनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा ये ज़रूर सनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर सनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूँ। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? वैसे तो अमीर लोग आसानी से किसी से रिश्ता नहीं बनाते, लेकिन प्रेम ने क्यूट लगने के लिए आहान से जान पहचान करने का मन बना लिया। आहान ने जवाब में बिना किसी डिटेल इंट्रोडक्शन के कहा, मैं आहान। वैसे तो आहान की बात सुनकर प्रेम के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, मगर मन ही मन में वो अपने सामने बैठे इस मिडिल क्लास लड़के का मजाक उड़ा रहा था। प्रेम ने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये है आहान, इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं हैं। गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई के बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा है, इससे भी मुलाकात हो गई। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस सनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। इस बात पर रिएक्ट करते हुए राज बेदी ने क्यूरियस होकर कहा, आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। वो तीनों मिलकर आहान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सवाल सुनने के बाद भी आहान इस तरह से पेश कर रहा था मानो कोई नॉर्मल एड्रेस पूछ रहा था। आहान ने एक बार फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आहान का ये सवाल सुनने के बाद राज ने कहा,
कुछ खास नहीं, तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है। अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अजनबी से पहली ही मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बहुत सी भोले बनकर बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं। अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। पारस अग्रवाल ने आहान से कहा, अच्छी सैलरी है, मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में तो इतना ही बहुत है। पारस अग्रवाल की इस बात को सुनकर आहान ने तो क्रेजली अंदाज में हामी भर दी, लेकिन सनाया का सब्र अब जवाब दे रहा था। कोई आहान का मजाक उड़ाए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये बात सनाया की बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन रूपल का सोचकर सनाया ने अपने आप को शांत कर लिया। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत है तो क्यों ना तुम आहान भैया को कांटेक्ट करो, वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। इस बात पर पारस ने कुछ सोचने का दिखावा किया और बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफकोर्स कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहो तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त कोई मजाक कर रहे थे? वो किससे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता है। लेकिन खैर, आहान रायज़ादा होने का किसे पता था। इसलिए सामने से आना जाना कर रहा कर गेर आकर जब आहान को बातें समझा रहा था। लेकिन आहान ने भी इस तरह का इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुनना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, ऑफ कोर्स सच में बहुत कमाल का है, आपका ऑफ़र सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आहान ने बहुत ही पोलाइटली अंदाज में मना कर दिया था। लेकिन ये लड़के इतने आसानी से आहान को भूलने करना बंद नहीं करने वाले थे। प्रेम ने कहा, आहान भैया, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। मिस सनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया ज्वेलर होंगे और वो सब इस सब का शौक़ भी रखती होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में ना जानते हो? अब सनाया के पैटर्न्स ख़त्म हो गए थे। इससे पहले कि आहान प्रेम से कुछ कह पाता, सनाया ने जवाब में चिढ़कर कहा, इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। आगे क्या होने वाला था? क्या सनाया आहान के लिए सबसे लड़ पड़ेगी? ये लंच आहान और सनाया के लिए कौन सी नई मुसीबतें ले आएगा?